अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल अमन और आफ़ियत से होंगे। दिस इज़ योर होस्ट इब्रार अहमद एंड वेलकम टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ इल्म कास्ट। आज हम मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में, जो कि लाहौर की सबसे कदीम और सबसे बड़ी जामियात में तस्वुर की जाती है। और यहाँ पर हम उसके प्लेग्राउंड में बैठे हैं और यहाँ आकर बड़ी ही नॉस्टैल्जिक वाइब्स हमें आ रही हैं, क्योंकि हमारा एक अरसा हयात यहाँ पे गुज़रा है और एक दौर था जब हम यहाँ पे अपने शब रोज़ गुज़ारा करते थे और बड़े ही सुनहरी लम्हात थे ज़िंदगी के और बहुत अच्छा यहाँ पे हमारा वक्त गुज़रा। तो उन्हीं 4 सालों के अंदर एक मुझे बड़े ही खूबसूरत दोस्त भी मिले, जो कि इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं। उमैर साहब, वेलकम टू द शो। आज हमारी फ़र्स्ट एपिसोड है इल्म कास्ट की, और जैसा कि कहा जाता है कि चैरिटी बिगन्स एट होम, इसी तरीके से कंटेंट बिगन्स एट होम। तो उमैर अहमद साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और इनका 5 साल का एक्सपीरियंस है एजुकेशन सेक्टर के अंदर टीचिंग के हवाले से और प्राइवेट सेक्टर में। हाँ, प्राइवेट सेक्टर में। और इस वक्त भी ये अपना एक प्रोजेक्ट जिसके ऊपर ये काम कर रहे हैं कैमडी के नाम से, जिसके बुनियादी मकासद ये हैं कि जो हमारे तलबा हैं स्कूल्स और कॉलेजेस के, उनमें स्किल सेट डेवलपमेंट के हवाले से कोई काविश की जाए ताकि वो आगे उनको करियर ऑप्शंस चूज़ करने के हवाले से ज़्यादा स्ट्रगल भी ना करनी पड़े और उनके पास एक स्किल सेट भी मौजूद हो आगे अपनी फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए, जिस तरीके से पाकिस्तान के हालात हैं। सो उमैर साहब, कैसा आपको महसूस हो रहा है हमारे पहले एपिसोड में आके? जी, सबसे पहले तो मैं इब्रार साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे अपने चैनल पर कुछ गुफ्तगू करने की दावत दी। तो यहाँ पर इन्होंने मुझे कहा है कि जनाब आपने अपना एक्सपीरियंस शो करना है, जो आपने 5 इयर्स में एक्सपीरियंस किया है, एनालाइज़ किया है, ताकि जो आने वाली जो टीचर्स हैं वो इनसे दूर रहते हुए अपने करियर का स्टार्ट करें। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जो सरकारी तालीम है वो उसमें हुकूमत अपना जो रोल जो उसको अदा करना चाहिए तो वो ना कर सकी, जिसकी वजह से प्राइवेट स्कूल्स वजूद में आए कि अगर हुकूमत ये काम अच्छे से सरअंजाम नहीं दे सकती तो हम इस गैप को फ़िल करते हैं। शुरू में तो ये बहुत अच्छी नीयत के साथ ये काम शुरू किया गया, मगर जब जैसे ही ये काम परवान चढ़ा है तो लोगों में जो एक अच्छी नीयत थी उसकी जगह दौलत और शोहरत और हवस इन चीज़ों ने ले लिया कि जो सरमायादार तबका था वो भी इसके अंदर एंटर हो गया, चूँकि ये काबिल नफ़ा एक कारोबार बन गया है पाकिस्तान के अंदर। और जो कि ऐसे वालिदैन जो कि बच्चों की अच्छी तालीम अफोर्ड कर सकते हैं, वो तो चाहते हैं कि हमें जितनी मर्ज़ी फ़ीस देनी पड़े, बच्चे जो है ना वो अच्छी एजुकेशन हासिल कर लें, अच्छा एक वहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ टीचिंग है वो उनको मिले, एक्सपीरियंस अच्छा उनका हो। लेकिन बाद में हर बंदे ने ये अपना एक स्कूल बना लिया, अपने घरों के अंदर लोगों ने स्कूल बना लिया। ऐसे ही है, क्योंकि हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा अच्छे से तालीम हासिल करे, अच्छा लर्न करे, अच्छा इन्वायरमेंट मिले। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जो प्राइवेट सेक्टर हैं आजकल तो इनको एजुकेशन माफिया भी कहना चाहिए, क्योंकि इन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए फैसिलिटीज़ तो बहुत ज़्यादा दी हैं। अच्छी बिल्डिंग स्ट्रक्चर इन्होंने दिया है, अच्छी लैब बनाई है, फर्नीचर अच्छा रखा है और टीचर्स भी इन्होंने रखे हैं। मगर ये है कि यहाँ पर ये दिखावे की चीज़ें हैं, लेकिन इसके पसे पर्दा टीचर्स के साथ यहाँ पर किस तरह का सलूक किया जाता है, बिहेवियर इनका किस तरह के साथ होता है, वो बहुत सारे लोगों को पता है या बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, लेकिन अक्सर आम तौर पर वो मज़े आम पर नहीं लाया जाता। तो मैंने जो चीज़ें सीखी, लर्न की और जिन चीज़ों से मैं गुज़रा वो मैं आप हज़रात के सामने कुछ गुजारिशात की सूरत में रखना चाहूँगा। वो ये है कि प्राइवेट सेक्टर को चाहिए कि जो टीचर है उसको उसका मुकाम देना चाहिए, ना कि जो एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में वर्कर्स के साथ जिस तरह का सलूक किया जाता है, टीचर की हैसियत, टीचर का मुकाम उनसे कहीं 100 दर्जा ज़्यादा है। आप एक टीचर को भी इसी तरह ट्रीट करते हैं, इसी तरह उसके साथ बिहेव करते हैं जिस तरह एक मैनेजर, एक फोरमैन फैक्ट्री के अंदर एक अपने निचले दर्जे के जो वर्कर है उसके साथ पेश आता है। इस तरह के अलक़ाबात, इस तरह का रवैया, इस तरह का बिहेव के साथ उसके साथ पेश आता है। ये टीचर की जो हैसियत है, शान है, उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है।
बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि टीचर इज़ अ प्रोफेशन दैट क्रिएट्स ऑल अदर प्रोफेशंस। बिल्कुल ऐसी है। और जो किसी भी तरक्की याफ्ता मुआशरे की पहचान होती है वो वहाँ के उसाज़ा जो कि मामारे कौम होते हैं उनका वहाँ पे कदरो मंज़िलत क्या है, वहाँ पर क्या मुकाम है। जिस तरीके से अशफाक अहमद ने एक बड़ी मशहूर उनकी तहरीर है टीचर इन द कोर्ट, यानी कि वो उन्होंने बताया कि वो जब अब्रॉड एक जगह पर उनका चलान हो गया तो कोर्ट के अंदर जब वो गए तो उन्होंने अपना तारुफ करवाया कि मैं टीचर हूँ, तो सारे के सारे वहाँ पर उठकर खड़े हो गए क्या बात कि ये वो बंदा है जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल। और हम यहाँ पे इंसाफ करने के लिए बैठे हुए हैं। तो हमारे यहाँ अगर देखा जाए हमारे माशरे में तो टीचर का जो मुकाम है वो उसको नहीं मिलता, और यहाँ पर जो लोगों का एक इंटेलेक्ट है वो टीचर को समझता ही नहीं है। बिल्कुल। टीचर हमारे लिए एक रहनुमा की हैसियत रखता है और ये हमें इस सारे के सारे माहौल में से बाहर निकालने के लिए एक शमा जला रहा है। वैसे तो और बहुत सारे प्रोफेशन हैं जो कि प्रॉफिटेबल हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन अगर कोई बंदा अपने शौक़ से टीचिंग के प्रोफेशन में जाता है तो ज़ाहिर है उसके पीछे उसका एक नज़रिया होता है, उसका अपना एक कन्विक्शन होती है। यहाँ पर एक और चीज़ भी मैं ऐड करना चाहूँ, टीचर्स ने असल में ख़ुद भी अपने आप को इस मुकाम पर लेकर आए हैं। उसकी वजह ये है कि देखें, आप सिर्फ पैसा कमाने की गर्ज से अगर टीचिंग के प्रोफेशन में आ रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। पैसा कमाने के लिए टीचिंग का प्रोफेशन बिल्कुल भी नहीं है, और आपको इस चीज़ का भी अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में टीचर्स की बहुत ज़्यादा सैलरीज़ नहीं है। अगर हाँ, आप सिर्फ पॉकेट मनी बनाने के लिए आप इस उसमें प्रोफेशन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा जो टीचर का एक मुकाम और हैसियत है उसको आप गिरा देते हैं, आप सिर्फ अपनी पॉकेट मनी बनाने के लिए। ये बिल्कुल आप लोग गलत करते हैं। अगर कोई टीचर भी है सिर्फ इस नीयत से आया हुआ तो ये बिल्कुल गलत है, नहीं करना चाहिए। आप और काम कर सकते हैं। दूसरा ये है कि टीचर्स के साथ मैंने जो बताया कि उनके साथ अखलाक और रवैया बहुत बुरा तरीके से पेश किया जाता है। और प्राइवेट सेक्टर में दूसरी मेरी ये गुजारिश है कि यहाँ पर स्टूडेंट को ज़्यादा हैसियत दी जा रही है, क्योंकि उनके यहाँ स्टूडेंट एक कस्टमर के तौर पर है और टीचर जो है एक एम्प्लॉय के तौर पर है। वो क्योंकि उन्होंने टीचर को तो टीचर समझा नहीं, एम्प्लॉय है, इसलिए जब जैसे ही वो कस्टमर यानी स्टूडेंट उनको शिकायत करते हैं, कंप्लेन करते हैं कि टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, इसकी ये समझ नहीं आ रही, तो फ़ौरन उस एम्प्लॉय यानी उस टीचर को निकाल देते हैं। मतलब कि वहाँ पर स्टूडेंट की हैसियत ज़्यादा है, टीचर की वैल्यू बहुत कम हो गई है। वो इसकी वजह यह है कि जाहिर सी बात है जब स्टूडेंट उनके पास आएंगे तो फ़ीसें उनके पास आएंगी, और जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे इतना ज़्यादा उनके पास रेवेन्यू जनरेट होगा। तो इस रेवेन्यू के चक्कर में उन्होंने टीचर को ऐसा बना दिया कि जब दिल चाहे उनको रख लें, जब दिल चाहे उनको निकाल दें। ना ये देखते हैं कि जनाब अभी ये किस कंडीशन में है, मेरी इससे क्या कमिटमेंट हुई है, क्या नहीं हुई। तो वो ये बिल्कुल चीज़ गलत है। टीचर का मुकाम ज़्यादा है, स्टूडेंट का मुकाम बहुत कम है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि ताली जो है वो दोनों हाथों से बचती है। टीचर्स ने भी अपना मुकाम और अपनी कदर व मंजिलत गिराने में जो है ना वो कोई कसर नहीं छोड़ी। बिल्कुल। और यहाँ पे जो टीचर्स की तनख्वाहें हैं वो इंतहाई कम होने की वजह भी ये है कि जो टीचर्स हैं उन्होंने अपनी जो डिमांड्स हैं वो बहुत हद तक गिराई हुई हैं। बिल्कुल ऐसे। अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में देखें, ख़ास तौर पर जो बड़े शहर हैं, मैं छोटे शहरों की और छोटे कस्बा जात और जो बाकी देहात हैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा। यहाँ पे जो टीचर्स की तनख्वाहें हैं वो 20,000 है। हाँ बिल्कुल ऐसी ठीक है, वो 15,000 में पढ़ा रहे हैं। वो अपना लाहौर शहर में बहुत ज़्यादा अगर कोई पे कर भी रहा है तो वो 40,000 50,000। बिल्कुल। तो उसमें जो वो सारे के सारे जो आपके पैसे होते हैं, मतलब 40,000 के अंदर आपने फ्यूल भी मैनेज करना है, अपना ट्रैवल मैनेज करनी है, और इसके अलावा आपने अपना खाने पीने का, अपनी रहाइश का का सारा बंदोबस्त करना है, और अपना जो भी आपके बाकी दीगर अखराजात हैं उनको आपने बर्दाश्त करना है। और इसके अलावा अगर आपकी जो प्रिंसिपल साहिबा हैं या आपका जो वहाँ पे जो हेड मास्टर है स्कूल का, अगर उसके बेटे की शादी है, हाँ। अगर कोई सालगिरह आ गई है उनकी, तो उनमें भी आपने जाकर पार्टिसिपेट करना है और गिफ्ट्स भी देने हैं आपने जाके। बिल्कुल ऐसी है। और आपने जो है डेली चूँकि आपने बच्चों के सामने जाना होता है तो ज़ाहिर है आपने एक अच्छे लिबास और अच्छी लुक के अंदर आपने वहाँ पे जाना होता है, तो उसके लिए ज़ाहिर है आपको मैनेज करना पड़ता है। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं, और इस सब मंजरनामे के अंदर एक चीज़ हमें जो जिस चीज़ का फुकदान नज़र आता है वो ये कि जो टीचर्स हैं उनका कोई इत्तेहाद नहीं है, उनकी कोई यूनियन नहीं है, और उनका कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर उनकी ट्रेनिंग का कोई जो है वो इंतज़ाम व इंतज़ाम मौजूद हो, और साथ ही उनके जो हकूक़ हैं उनके हवाले से कोई बात की जा रही हो। तो ये बहुत बड़ा गैप है हमारे पाकिस्तान के अंदर। इस गैप को इस तरह फिल किया जा सकता है। इंडिया में रिसेंटली एक बिल पास हुआ है कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स के स्कूल हैं उससे जो रेवेन्यू वो या मुनाफा लगा लें जो उनके पास आता है वो अपने घर नहीं लेके जा सकते।
पहले तो वो इसी तरह होता था जिस तरह पाकिस्तान में है, लेकिन जब इन्होंने देखा कि पूरा एक ग्रुप, एक माफिया बन गया है और इन्होंने जनाब इस तरह करना शुरू कर दिया है, तो उन्होंने ये बिल पास किया। तो लेकिन ये है कि वहाँ पर ये बिल इसलिए वो ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुआ कि उनके जो पॉलिटिशियन हैं वो इस सेक्टर में आ गए और उन्होंने उसमें हिस्सा डालना शुरू कर दिया। इस वजह से वो टैक्स से बच गए और उससे मुनाफा बजाय घर ले जाने के, सॉरी बजाय स्कूल में लगाने के, अपने पास उन्हें रखना शुरू कर दिया। खैर, ये एक अलग मौजू है। तो पाकिस्तान में इस तरह का एक बिल पास होना चाहिए कि जितने प्राइवेट सेक्टर्स के मालिकान हैं स्कूल के, उनकी एक लिमिटेशन सेट की जाए कि जनाब आपका जितना प्रॉफिट है आप उसमें से सिर्फ इतना अपने घर लेके जा सकते हैं, इतना उसके अपने पास रख सकते हैं। बाकी आपने जो रेवेन्यू इकट्ठा किया है, फ़ीसें जितनी आई हैं, उनसे आपने इतने फ़ीसद अपनी टीचर्स को सैलरी पे करनी है और इतने फ़ीसद आपने अपने स्कूल पर लगाना है, ताकि बच्चों की तालीम के मेयार में मज़ीद इजाफ़ा हो और टीचर्स जो है मेंटली तौर पर, फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रेस से बिल्कुल फ्री हों। क्योंकि 15-20 हज़ार रुपये में आपको पता है कि कोई सैलरी नहीं है, ये पॉकेट मनी भी नहीं कहलाई जा सकती आज के इस दौर में। तो लिहाजा ये जो प्राइवेट सेक्टर के जो मालिकान है वो क्या करते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें 7 लाख रुपए उनके वो इनकम जनरेट हो रही है, तो उसमें मैक्सिमम वो जो है ना 1 से 1.5 लाख रुपए उनकी जो सैलरी निकल जाती है। 50,000 60,000 रुपये आप बिल लगा लें और कोई 1-2 और चीज़ें, मतलब 3 लाख रुपए तक मैक्सिमम ख़र्चा आता है उनका, 2.5-3 लाख। ये तो सिर्फ उनका फ़ीस का है। बाकी इन्होंने एक्स्ट्रा जो चार्जेस लगाए पेपर फंड के नाम पर, बैज लगा के आना है आपने, टाई लगा के आनी है, स्कूल की कॉपी ख़रीदनी है, फिर समर पैक इन्होंने बना दिया है, फिर आयरोज़ पार्टीज़ हैं, फिर एक्टिविटी फ़ंड है और तरह तरह के इन्होंने फ़ंड बना दिए। मतलब कि ये जितनी फ़ीस इनसे कलेक्ट होती इतनी ही इन अदर एक्टिविटीज़ से पैसा जनरेट कर लेते हैं। और फिर भी टीचर को इन्होंने क्या देना है, 15 से 20 हज़ार रुपये, और उससे भी वो इतना काम लेते हैं कि जनाब अभी 2 बजे स्कूल की टाइमिंग जैसे ख़त्म होती है, उसके बाद प्रिंसिपल इनको बिठा लेगा अपने पास 1-1 घंटे की मीटिंग, जिसका ना कोई मकसद है, महज सिर्फ उनको बातें करना, उनसे मज़ीद प्रेशराइज़ करना, उनसे मज़ीद काम लेने के लिए फ़ोर्स करना कि आपने इस तरह पढ़ाना, ये करना है। तो ये बिल्कुल जो है ना गलत है टीचर्स के साथ जो रवैया रखा जा रहा है। तो यहाँ पर टीचर्स की जो यूनियन है, और टीचर्स की जो यूनियन प्राइवेट सेक्टर्स में भी बनी हुई है, वो भी चूँकि माफिया हैं, वो भी आपस में मिली भुगत करके बैठे हैं कि जनाब जो जूनियर टीचर्स हैं उनको इसी उसमें रखा जाएगा। नो डाउट कि टीचर्स यूनियन है, लेकिन टीचर यूनियंस के जो सदर हैं, प्राइवेट स्कूल की एसोसिएशन बनी हुई हैं और उनके बाकायदा प्लेटफॉर्म्स हैं, वो भी इस बात का जो है कोई वो ऐलान उसके लिए इनिशिएटिव नहीं लेते। क्यों? क्योंकि उनको पता है अगर हमने इनिशिएटिव लेना शुरू कर दिया, निचले दर्जे के जो टीचर्स हैं, मतलब जो जूनियर टीचर्स हैं, उनके लिए आवाज़ बुलंद करना शुरू कर दिए, तो वो एक जो है उनकी सैलरी ज़्यादा होंगी। उनकी जब सैलरी ज़्यादा होंगी तो हमारा मुनाफा कम हो जाएगा। इसलिए टीचर्स की यूनियन भी वो ये बात नहीं करती। मैं चाहता हूँ कि जो प्राइमरी लेवल के टीचर्स हैं, इंटर लेवल के, मिडिल क्लास, वो 8 क्लास के टीचर्स हैं, इंटर क्लास के वो मैट्रिक क्लास के टीचर्स हैं, उनकी अपनी यूनियन होनी चाहिए और वो हुकूमत के सामने इस मुद्दा को सामने रखें कि हाँ, आज के दौर में ये आप सैलरी दे रहे हैं, हम इनसे एक लिमिटेशन सेट करवाएं, एक बिल पास करवाएं कि आपके अगर इतने, और इसका प्रॉपर FBR और दीगर जो हमारे टैक्स के इदारे हैं उनका प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखें। इनकी जो बैलेंस शीट है वो देखें कि आपने कितना रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं, कितनी फ़ीस है, कितने स्टूडेंट हैं, आप टीचर्स को कितना पे कर रहे हैं। बिल्कुल, इन सभी मामलों की जब तक हुकूमती सतह पर पड़ताल नहीं की जाएगी, ये मसाइल यहाँ पर बाकी रहेंगे। और जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है, ये इस वक्त नीड ऑफ द आवर है कि इस पर सबसे पहले जो है वो नज़रसानी की जाए। जो भी इस हमारी वीडियो को देख रहे हैं उनको चाहिए कि जिस हद तक इस हमारे मैसेज को हो सके वो आगे हुकाम बाला तक पहुँचाएँ। और जब तक यहाँ पर टीचर खुशहाल नहीं होगा, जब वो अपना क्या कहते हैं कि कसम पुरसी के अंदर जिएगा, तो उसने क्या आगे लीडरशिप पैदा करके देनी है हमारी अगली आने वाली नस्लों को। और जो मिनिमम वेजेस मुकर्रर की गई हैं हुकूमती सतह पर मज़दूर लोगों की, इसी तरीके से टीचर्स की भी, जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर टीचर्स हैं, उनकी भी मिनिमम वेजेस को मुकर्रर करना चाहिए और हुकूमत को ख़ुद इन सारे मामलात की जो है वो पड़ताल करनी चाहिए और एक ऐसा निज़ाम वज़ा करना चाहिए, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसके अंदर जो टीचर्स हैं उनके हकूक़ और उनके जो फ़राइज़ हैं, इन दोनों के हवाले से जो हिकमत अमलियाँ हैं वो उनको अमली पैराए के अंदर जो है ना वो इम्प्लीमेंट किया जाए। और इसके अलावा जो यहाँ पे कारोबारी लोग जो कि इस कारोबार के अंदर आ चुके हैं, यानी कि जो प्राइवेट स्कूल माफियाज़ हैं, उनके भी टैक्सेशन के हवाले से कोई निज़ाम मौजूद होना चाहिए। और करिकुलम के हवाले से पहले बहुत बात हो चुकी है, उसको हम
फिर किसी वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। और इसमें ये भी एक आखिरी गुजारिश है कि हुकूमत को चाहिए कि इसका सलूशन भी देखें, बात करने वाले बहुत से लोग हैं, हम बहुत बातें करते हैं, हमें सलूशन की तरफ आना चाहिए। मेरी तरफ से जो राय है, मेरा जो सलूशन है वो ये है कि हुकूमत का एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि कौन बंदा प्राइवेट स्कूल ओपन कर सकता है, उसके लिए जगह वो मुकर्रर करे, उसकी लोकेशन मुकर्रर करे, ठीक है। वहाँ पर टीचर्स की भर्ती का क्राइटेरिया होना चाहिए कि ना कि आप इंटर पास क्या मैट्रिक पास टीचर, अंडर मैट्रिक को भी आपने बच्चों के पढ़ाने के लिए रखा हुआ है, प्रॉपर एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक उसका इंटरव्यू और उसका टेस्ट होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, तब जाके वो स्कूल ओपन होना चाहिए। ना कि जिस बंदे ने मैट्रिक या इंटर किया, कोई काम ना मिला तो उसने अपना एक प्राइवेट स्कूल अपने घर के 2 कमरों से स्टार्ट कर लिया। उन 2 कमरों में 5 मरले में 3 मरले में बच्चे की क्या लर्निंग होगी, ना कोई प्लेग्राउंड है, ना कोई इसको एनवायरनमेंट है, ना टीचर्स के पास एक्सपोजर है, ना उनके पास एजुकेशन है, कोई किसी का इंटर है, किसी का मैट्रिक है। तो इस वजह से हुकूमत को चाहिए कि अगर कोई बंदा स्कूल रजिस्टर ओपन करना चाह रहा है प्राइवेट, तो उसकी मिनिमम जो है वो जो जगह है मिनिमम 1 एकड़ होनी चाहिए, 8 किनाल उसके पास जगह होनी चाहिए, जिसमें 4 किनाल की बिल्डिंग हो तो 4 किनाल का प्लेग्राउंड होना चाहिए, ताकि बच्चों के पास फिजिकली एक्टिविटीज़ करने का मौका मिले। उनकी ज़हनी नशोनुमा से मुराद ये नहीं है कि आप सिर्फ करिकुलम में से उनको गुजार दें, बिल्कुल, जो बाकी उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की जो नीड है उसको भी पूरा करने के हवाले से काम होना चाहिए। और हर स्कूल का एक निज़ाम हुकूमत को जो है ना वो देना चाहिए कि उसके अंदर एक पीटी मास्टर हो, बच्चों की जो है ना वो फ़िज़िकल नीड्स के हवाले से वहाँ पर एक साइकेट्रिस्ट का विज़िट हो, बच्चों के जो भी मसाइल हैं, अगर वो किसी ट्रॉमा में से बच्चा गुजरा है उसके जो भी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं उनको भी डिस्कस किया जाए, उनके जो फ़िज़िकल जो मसाइल हैं उसके हवाले से चेकअप होना चाहिए। और करिकुलम को जो है असर नो हमें देखना चाहिए। और जो ये प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस ने अपने स्टेशनरी के हवाले से जो अपना एक धंधा शुरू किया हुआ है, और जो बाकी लवाजमात के अंदर वो बच्चों के वालिदैन से पैसे बटोरते हैं, उनके हवाले से भी कोई होनी चाहिए कानून साजी और नज़रसानी इस पर लाजमन करनी चाहिए। और जो एजुकेशन सेक्टर में हमारा गवर्नमेंट सेक्टर है उसके हवाले से आप क्या तजावीज़ और अपने मुशाहिदात बयान करना चाहेंगे? उसमें यह है कि हमें जब हम पॉलिटिकली इकनॉमिकली जो वर्ल्ड वाइड जो इदारे हैं, आलमी इदारे हैं, उनकी बातों को फॉलो करते हैं, तो हमें एजुकेशन सेक्टर में भी उनकी जो हिदायत है, पॉलिसीज़, उनको फॉलो करना चाहिए। जो यूनाइटेड नेशन है, उनके जो ज़ैली इदारे यूनेस्को है, यूनिसेफ है, वो कहते हैं कि आपका जो बजट है उसमें से कम से मिनिमम जो है ना वो 4% आपने बजट के लिए एजुकेशन सेक्टर के लिए पैसा रखना चाहिए। जबकि बदकिस्मती से हमारे यहाँ पाकिस्तान का जो बजट है उसमें से 1.5% सिर्फ एजुकेशन सेक्टर के लिए रखा जाता है, जबकि 2.5 से 3% वो क्यों एजुकेशन सेक्टर पर नहीं लगाया जा रहा। जाहिर सी बात है, जब वो इतना बड़ा गैप जो लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, अरबों रुपए सेक्टर को पीछे लेकर जाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है उसने फिर इसी तरह के मसाइल क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि जो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस और दीगर जो आलमी इदारे हैं, फोरम हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके के मुताबिक हमें बजट सेट करना चाहिए एजुकेशन सेक्टर में। जब जाहिर सी बात है ज़्यादा पैसा हो गया तो हम टीचर्स को अच्छे से फैसिलिटेट कर सकेंगे, इदारों पर ख़र्च कर सकेंगे, उनके लिए एक्टिविटीज़ करवा सकेंगे, अच्छे टीचर्स हायर कर सकेंगे। और जब जाहिर सी बात है पैसा नहीं होगा तो वो फिर हमारे स्कूल वीरान होंगे, फिर वहाँ पर कोई अपने जानवर बांधेगा, कोई वहाँ पर अपने इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करवाएगा, कमरे खाली होंगे, फिर हमें उनको आउट ऑफ सोर्स करना पड़ेगा, जिस तरह आजकल हम कर रहे हैं। और इसके बाद आउट ऑफ सोर्स करने के बाद भी वहाँ पर टीचर्स की जो सैलरी और जो एजुकेशन का मेयार है वो फिर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चला जाता है। वो फिर जनाब वो 15,000 से 20,000 टीचर की सैलरी दे रहा मंथली, और मेयार वही है। टीचर्स कोई जनाब कोई वो सर्टिफिकेट नहीं है, कोई सनद नहीं है, कोई इंटरव्यू का प्रोसेस नहीं है, कोई रिटर्न टेस्ट नहीं है। बस जनाब ये आपने BA किया हुआ, ठीक है आप आ जाएँ। BA पास टीचर फ़िज़िक्स पढ़ा रहा है, जिसने फ़िज़िक्स BA में कोई इस तरह का साइंस सब्जेक्ट होता नहीं है, और इसी तरह कंप्यूटर वाला उर्दू पढ़ा रहा है। तो मतलब कि आउट ऑफ सोर्स करने से भी ये एजुकेशन का जो सेक्टर है वो अच्छा नहीं हो सकता जब तक एक पूरा उसमें प्रोसेस में से टीचर्स को ना गुजारा जाए। जिस तरह यूरोप है, UK है, उनमें हर बंदा टीचर नहीं बन सकता। उसके पास एक बाकायदा लाइसेंस होता है कि जनाब ये बंदा पढ़ाने का अहल है, इसमें ये क्वालिटीज़ हैं, ये सब्जेक्ट का माहिर है, ये बंदा पढ़ा सकता है। यहाँ पर यह है कि इस्लामियत वाला टीचर इंग्लिश पढ़ा रहा है, इंग्लिश वाला इस्लामियत पढ़ा रहा है, तो जाहिर सी बात उसके पास उस सब्जेक्ट का इतना नॉलेज नहीं है, और ना ही उसके पास ज़िंदगी का एक्सपोजर है।
यहाँ पर टीचर्स के लिए एज लिमिट को भी सेट करना चाहिए, ना कि एक 15-16 साल नौजवान, 18 साल नौजवान वो बच्चों को क्या रियल लाइफ से के एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है, उसके पास कुछ ऐसा नहीं है। वो ख़ुद अभी सीखने के मराहिल में है, वो आगे लोगों को क्या सिखाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हुकूमत को गौर करना चाहिए। एज लिमिट सेट करना चाहिए, प्रॉपर स्कूलों की निगरानी होना चाहिए, सर्टिफिकेट देना चाहिए। और जो निज़ाम वो करिकुलम की बात है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा करिकुलम दुनिया से बहुत पीछे नहीं है। वो बहुत हद तक जो दुनिया का जो करिकुलम है फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश और उर्दू कंप्यूटर के जो चैप्टर्स हैं हमने ऐड किए हुए हैं, वो वही हैं जो तकरीबन यूके यूरोप में पढ़ाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर न्यूटन के लॉ कुछ और है, यहाँ पर न्यूटन के लॉ कुछ और है, ऐसा ही। मगर ये है कि यहाँ पर टीचर्स का म्यार इतना वो अच्छा नहीं है कि वो उनको उस तरह से ना तो बच्चों को विजन देते हैं, ना सोच देते हैं, ना क्रिएटिविटी देते हैं। रेगुलर असेसमेंट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, आईरोज टेस्ट, बच्चे के पास सोचने का लिए टाइम ही नहीं है। हर टाइम वो प्रेशर में होता है कि आज कल फ़लाँ सब्जेक्ट का टेस्ट है, शाम के टाइम फिर उसने ट्यूशन जाना है, ट्यूशन में भी टेस्ट है उसका, फिर उसने मदरसे भी जाना है। तो बच्चे के पास खेलने के लिए भी टाइम नहीं है, सोचने के लिए टाइम तो दूर की बात होगा। और यहाँ पर एक और बदकिस्मती ये है कि जो बच्चा जितना ज़्यादा किताब से रेलिवेंट लिखेगा, मतलब जो किताब में लिखा है उसके पूरे नंबर है। अगर उसने अपनी तरफ से क्रिएटिविटी कुछ भी लिखा तो उसके नंबर कटा हो जाए। भाई क्यों? उसको ख़ुद भी तो सोचने देना। आप ये कोई अच्छी बात थोड़ी है कि जनाब जो उसने बुक में लिखा उसको याद करके वही लिख दिया। ये क्या उसकी खूबी है, क्या उसकी क्रिएटिविटी है, क्या उसमें अच्छा है? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि यहाँ रेपिटेशन ऑफ नॉलेज है, क्रिएशन ऑफ नॉलेज इस वजह से नहीं है कि बच्चों को एक रट्टे में से गुजारा जाता है और उसकी वजह से उनकी जो अपनी जो स्किल्स होती हैं, जो क्रिटिकल थिंकिंग है, एनालाइजिंग स्किल्स हैं, उनकी जो क्रिएटिविटी होती है, उनके पास जो उनके मेंटल फैकल्टीज़ हैं वो प्रॉपरली यूटिलाइज़ ही नहीं हो पाती। सो ये मसाइल हैं। हाँ। और इनको हम वक्तन फ़वक्तन जो है वो मंजर यहाँ पर भी लाते रहेंगे और इनके हल के हवाले से तजावीज़ भी पेश करते रहेंगे। मसला ये है कि हमारे हुकाम बाला की नज़र इस पर जो है ना वो पहुँचने के लिए हमें पूरी आवाम को हमारे साथ मिलकर जो है इस मुहिम को चलाना पड़ेगा। और जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर यहाँ पर अब एक ढकोसला चल रहा है, एक ड्रामा चल रहा है, वो ये है कि आप के जो बच्चे हैं उनकी तादाद के हवाले से उनके ऊपर टीचर्स की तादाद मुकर्रर की गई है। ये नहीं देखा गया कि ये इस सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट है या नहीं है और यहाँ पे इस स्कूल के अंदर किन सब्जेक्ट्स के टीचर्स की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो आज हमारे जो गांव का स्कूल है उसकी इतनी ज़्यादा जो है वो बुरी हालत है कि वहाँ पर 200 से 250 बच्चे आ रहे हैं। और जब मैं पढ़ता था तब वहाँ पर 1000 से ऊपर बच्चे आया करते थे, क्योंकि वहाँ पर टीचर्स ही नहीं है, वहाँ पर उनको वो मयारे तालीम ही नहीं फराहम किया जाता। और जो हमारे यहाँ यूथ यूनिवर्सिटी से निकल रही है, जो कि स्किल सेट भी रखती है और उनके पास टैलेंट भी है, उनको इस एजुकेशन सेक्टर के अंदर आने का मौका फराहम करना चाहिए। और इस साल के अंदर 2026 के अंदर जो हमारे वज़ीर तालीम है राना सिकंदर हयात होने चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स को एजुकेशन सेक्टर के अंदर लेकर आएँ। कम से कम मेरे ख़्याल में को 30 से 35 हज़ार टीचर्स की ज़रूरत है पंजाब के अंदर। तो उस हवाले से इनको कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ बातें नहीं हैं कि लोग कहेंगे कि आप बातें करने की हद तक तो सब कुछ अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है। ये दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं ये सारी चीज़ें। आप जापान में जाएं, फ़िनलैंड में जाएं, जिनका एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, वहाँ पर मैट्रिक इंटर तक मिडिल क्लास तक और मैट्रिक से पहले तक बच्चों को कोई एग्ज़ाम ही नहीं है। और यहाँ पर क्या है, बेचारा केजी का बच्चा, नर्सरी प्रेप का बच्चा है, उसके साल में 3 दफ़ा तो एग्ज़ाम होंगे। फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म को फाइनल टर्म भी कह सकते हैं आप। इसी तरह फिर उनके मंथली टेस्ट अलग हैं, वीकली टेस्ट अलग हैं और रेगुलर असेसमेंट यानी डेली बेस्ड जो टेस्ट हैं वो अलग हैं। इतना बच्चे को प्रेशराइज़ कर दिया जाता है, इतनी उसकी क्रिएटिविटी छीन ली जाती है, तो वो बच्चा कैसे लर्न करेगा। जबकि फ़िनलैंड में जो दुनिया का सबसे बेहतरीन निज़ाम है, वहाँ पर ये एग्ज़ाम नहीं होते हैं। वहाँ पर एक उम्र के बाद, एक एज के बाद बच्चों से एग्ज़ाम लेना शुरू किए जाते हैं। और इस असेसमेंट से सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि बच्चे का जो मेंटल हेल्थ है ना वो बिल्कुल हद तक तबाह हो चुकी होती है। और फियर फैक्टर के ज़रिए जब आप बच्चे को कंट्रोल करेंगे तो वो उसके अंदर क्यूरियोसिटी कहाँ डेवलप होगी। फियर फैक्टर भी है। दूसरा, कंपैरिजन जब करते हैं तो आपकी जो स्किल्स हैं वो प्रेस हो जाती हैं। बच्चे को खौफ आता है कि ये आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया। फिनलैंड में बच्चों को कंपेयर ही नहीं किया जाता कि अच्छा आपके 30 नंबर हैं, 40 मार्क्स हैं, आपके 25 मार्क्स हैं। तो बच्चा, कोई भी इंसान है
जब वो देखता है कि यार मेरे साथ का बंदा मुझसे आगे निकल गया, तो वो एहसास कमजोरी का शिकार खुद ब खुद हो जाएगा। ये नेचुरल चीज़ें हैं ना, कोई भी। और हम कहें जितना मर्जी करेंगे नहीं, अपने दिल को बड़ा करके रखें, ये है वो, ठीक है, ये एक हद तक चीज़ें ठीक है, लेकिन आप कुदरत को कैसे जुटला सकते हैं आप बच्चों? क्योंकि अल्लाह ताला ने 8 अरब अगर इस दुनिया में इंसान है तो सबको एक जैसा पैदा कर देते अल्लाह ताला, अगर सबको एक जैसा रखना है? नहीं, अल्लाह ताला ने हर किसी के माइंड को, उसकी सलाहियतें, उसकी काबिलियतें, उसके जज्बात, एहसासात, ख़यालात, हर चीज़ डिफरेंट रखी है। तो अल्लाह ताला ने हर इंसान के जो माइंड है वो बहुत क्रिएटिव रखा है, बहुत कुछ सोच सकता है, लेकिन यह है कि हमारे यहाँ सोचने को बुरा समझा जाता है और उसको बड़ी तनकीद की निगाह से देखा जाता है। और ये कि अगर क्लास में, स्कूल में उसने कुछ इस तरह का बुक से अलग लिखा है, और इवन के बोर्ड में भी उसी बच्चे को पोजीशन दी जाती है जिसने वही कुछ लिखा है जो A to Z बुक में लिखा हुआ है। मतलब जिसने कॉपी कर दिया वो माहिर है, वो एक्सीलेंट है, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, वो बहुत काबिल है। और जिसने अपनी जहानत जो उसने अल्लाह ने दी, कुदरत ने दी, उसका इस्तेमाल किया है, कुछ नया किया है, कुछ अच्छा किया, उसको कहते हैं कि नहीं आपने अच्छा नहीं लिखा। जी बिल्कुल, आज का सेशन हमारा बहुत कामयाब रहा और इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली और अमली जो तजावीज़ हैं वो भी उमैर साहब ने पेश की। तो कहा जाता है, कार्ल जंग का एक कोटेशन है कि थिंकिंग इज़ डिफ़िकल्ट देयरफॉर पीपल जज। तो हमारी जो सोसाइटी सोचने की सलाहियत से बिल्कुल कासिर हो चुकी है, बिल्कुल बांझ हो चुकी है, उसके पीछे वजह भी ये है कि हमारा एजुकेशन सेक्टर जो है वो नाकाम हो चुका है। और जहाँ पर जिस एजुकेशन सेक्टर के अंदर मुकाबले का माहौल होगा वहाँ पर मोहब्बत कभी भी पनप नहीं सकती, कभी भी नहीं बना सकती। तो मिलते हैं एक इंशाल्लाह नई एपिसोड के साथ। उम्मीद है आज की ये बातें आपकी ज़िंदगी और दूसरे लोगों की ज़िंदगी को आसान करने का सबब बनेगी। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। अपना फ़ीडबैक कमेंट्स में लाजमी दीजिएगा, हम मुंतज़िर रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।